उस पैमाने पे जो नाकामी का हो सकता है, आप क्लीन बोल्ड स्टंप आउट LBW भी हो चुके हैं और आप कैच आउट भी हो गए। ये सारा जो आपका बॉक्सिंग रिंग में उतर के बगैर प्रैक्टिस के मैच था और आपने रिटायर्ड हर्ट होके दोबारा जाती उम्रा की तरफ सफर किया। वार्म अप मैच से पहले रिंग में ना आइएगा। एक तरफ PTI का नाकाम चेहरा है, दूसरे तरफ एक और सियासी इत्तेहाद है जो पुराने नाकाम चेहरों का एक मजमुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए ऑपोजिशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज महंगाई है, मईशत है या फिर एनर्जी सेक्टर है। और उस तरफ जिस तरफ हुकूमत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उससे ज़्यादा फोकस हमें अक्सर इस बात पर नज़र आता है कि ऑपोजिशन को कैसे टैकल करना, ऑपोजिशन को कैसे हैंडल करना, ऑपोजिशन को मजीद कैसे तनकीद का निशाना बनाना, जो कि आपका हक है, आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम द प्राइमरी फोकस मस्ट बी कि आपने लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है। ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं, पुराने सियासत के खिलाड़ी मरियम नवाज साहिबा ने आज एक ट्वीट किया। आपको याद होगा चंद दिन पहले इमरान खान साहब का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुबारकबाद देता हूं पूरी कौम को कि चीनी जो कि 102 रुपए फी किलो पे चली गई थी, वापस हम 81 रुपए फी किलो पे ले आए हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि पिछले 2 रोज में चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई है। और अंडों की जो कीमतें, अब मुझे आपको शायद बहुत सारे देखने वालों को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है पाकिस्तान में। मरियम नवाज साहिबा इन हालात में क्या कह रही हैं चीनी के हवाले से, जो कि इंपोर्ट की, वो कहती है जी फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मालिकान को ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है कि या 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो या फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही है। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि गवर्नमेंट ने पहले तो चीनी इंपोर्ट करने में देर की, जिसकी वजह से चीनी का फुकदान हुआ, मार्केट प्राइस ऊपर चली गई। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो चीनी इंपोर्ट भी किया उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि कोई खरीद ही नहीं रहा, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और फैक्ट्री मालकान को मजबूर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने समा टीवी पे जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि फौज मेरे ऊपर नहीं मेरे मातहत है। इसके ऊपर मरियम नवाज ने एक और ट्वीट किया और वो फरमाती हैं, इस वजीर आजम की हालत पर तरस आता है जिसको ये भी बताना पड़ जाए, बाकी आप खुद समझदार हैं, बंदा ताबेदार है। ये मरियम नवाज साहिबा जो कि मुखातब करती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को ताबेदार खान कह के। तो इसी पे सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के सुपरस्टार द लेजेंडरी वन एंड ओनली शोएब अख्तर, उनसे क्रिकेट के हवाले से और अदरवाइज भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी डिस्कशन हम पॉलिटिक्स पे करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपके सामने मैंने ट्वीट्स पढ़े, आपने सुने। वो कहती है जी इस वजीर आजम की हालत पर तरस आता है जिसको ये भी बताना पड़ जाए, बाकी आप खुद समझदार हैं, बंदा ताबेदार है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड एज SAPM? I think a frustrated woman who's trying to be relevant in some way but she's not, and since her childhood बदकिस्मती से बचपन से वो रेलेवेंट होने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो इररेलेवेंट हैं, और अब अपने वालिद, चचा और कज़न्स की करप्शन की वजह से और इनको औरत होने का फ़ायदा कि ये जेल से बाहर हैं, वो सब जेलों में और भागे हुए हैं, तो शी गॉट एन ओपन ग्राउंड टू डिमोलिश शरीफ डायनेस्टी जो बनाई सी उन्होंने बड़े सालों से, वो उसको डिमोलिश करने के लिए इस खातून को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें वो दिन रात पाकिस्तान की मदद कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद कर रही हैं, पाकिस्तान की मदद कर रही हैं, दिन रात अपनी पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए अगर आपकी मदद कर रही हैं। एम्बैरेसमेंट का बायस बन रही। बिल्कुल बहुत खुश हैं, मैं इस हिसाब से तो बहुत खुश हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उस हिसाब से, और करना भी ऐसे ही चाहिए था। जिस तरह की ये एक फेक लेगेसी थी उसका अंजाम यही होना था, और मरियम सफदर उसको ठीक अंजाम तक पहुंचा रही हैं। भले वो एडमिट कर रही हूँ ट्विटर के ऊपर कि उनके वालिद ने 2 दफ़ा जो एनवॉय थे वो इजराइल भेजे, उन्होंने अपना एडमिशन का ट्वीट किया। एक ऐसा जर्नलिस्ट जो ये स्टोरी
ब्रेक कर रहा है, भले वो दुरुस्त ब्रेक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो तो होगा हमारे रिस्पांस के ऊपर। फॉर एग्जांपल उसने कहा करंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किसी ने विजिट किया तो हमने उसे डिनाई किया, किसी ने भी फख्र के साथ उसे शेयर नहीं किया। मरियम सफदर साहबा ने बड़े फख्र से उस स्टोरी को शेयर किया। दैट मीन शी एडमिटेड कि हर फादर सेंट टू इनवॉइस। तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा वहाँ क्यों भेजे थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या डील हुई थी। भले वो फोटोशॉप तस्वीर हो जिसमें वो मैंने ट्वीट भी किया था कि वो चुड़ैल की उंगलियां लगा दी किसी ने फोटोशॉप करके और इन्होंने खुद ही उसे ट्वीट कर दिया। और भले और बेशुमार बातें हों कि सबको नज़र आ रहा है कि ग्राउंड खाली है और वो कह रही हैं कि ग्राउंड के अंदर भी लोग थे, बाहर भी लोग थे। तो मेरे ख्याल में अगर उनको खुद ख्याल नहीं आ रहा तो इर्द गिर्द के लोगों को उनको समझाना चाहिए कि अब लोग उनके ऊपर हंसते हैं। Let opposition be given a chance. अज़मा बुखारी साहिबा वो कहते हैं आपकी लेगेसी फेक है और इसका यही अंजाम होना चाहिए था जो कि हुआ। और जो जलसा आप लोगों ने इतने दिनों से शोर मचाया हुआ था, जलसा होगा या आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ, उसके बाद फिर खामोशी है। अब प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये कह दिया कि सेनेट के इलेक्शंस हम फरवरी में कराएंगे। तो शायद आपकी सारी हिकमत अमली जो लॉन्ग मार्च के हवाले से थी वो जमी बोस हो जाए। तो सोचा आप लोगों ने इस हवाले से? शुक्रिया बैरिस्टर साहब। जलसा हुआ और आर पार भी हुआ। जब आर पार हुआ तभी भागने का जो है वो मौका ढूंढा गया और अब जो है खौफ से जो है वो सेनेट के इलेक्शन जल्दी कराने की बात की गई और अब जो है वो शो ऑफ हैंड भी याद आ गया और अब जो है वो ओपन बैलेट भी याद आ गया। और ये याद नहीं रहता इनको कि ये आईनी तरमीम करने के लिए इनके पास 4 वोट नहीं हैं। ये आईनी तरमीम जो है वो करने के काबिल नहीं है, लेकिन बातें चूँकि कराई जा सकती हैं। एक दो बातें जो गिल साहब ने की, एक तो जो अगर ट्वीट डिलीट करने की बात हो ना, तो इमरान खान साहब को अगर याद होगा आपको कि वो कभी इलामा इकबाल के गलत शेर कर देते हैं, कभी वो जर्मनी जापान में ला लेते हैं, कभी वो क्या क्या कर लेते हैं। तो ये और ख़ुद गिल साहब ने भी कुछ दिन पहले जो है वो एक ट्वीट डिलीट की थी। जहाँ तक इजराइल की बात है, अगर मरियम नवाज़ इतनी इररेलेवेंट होती ना तो आप लोग आगे लग के भाग ना रहे होते। एक मरियम नवाज़ का खौफ है जो इस वक्त पूरी पीटीआई पे हावी है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने तर्जुमान हैं वो सारे बेचारे रोज़ जो है उनकी नौकरी पक्की होने की सिर्फ एक ही शर्त है कि वो मरियम नवाज़ के खिलाफ कितना गंदा बोल सकते हैं और उसके लिए सब जो है बरसरे पेकार हैं वो कर रहे हैं। इररेलेवेंट होती तो फिर लाखों लोग जो है वो उनके लिए बाहर ना निकलते। इनको छोड़े ये क्या कहते हैं, अगर इनकी वो जैसे बीबीसी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये देखना है कि जलसा जो है वो कैसा था तो वो आप मुख्तलिफ चैनल्स की पॉलिसी के हवाले से देखेंगे, आपको पता चलेगा जलसा कैसा था। अल जजीरा ने क्या कहा, रॉयटर्स ने क्या कहा, बीबीसी ने क्या कहा, बाकी इंटरनेशनल इदारे क्या कह रहे हैं वो काफ़ी है और वो कह रहे हैं कि एक टफ लेकिन अज़मा बुखारी साहब उसके बावजूद उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा कि आर भी हुआ पार भी हुआ, लेकिन हुकूमत तो अपनी जगह पर मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद है और शायद पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान है। उन्होंने जो समा टीवी को इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि आप लोग आके 7 दिन यहाँ पे धरना दें, फिर मैं सोचूंगा इस्तीफा देने का और मुझे क्लियर कर दें मैंने इस्तीफा देना या आपने इस्तीफा देना है। तो जलसे का इवेंचुअली फ़ायदा हुआ क्या आपको? देखिए बैरिस्टर एहतशाम साहब, आपको मालूम है कि इस्तीफ़े देने का एक मरहला होता है जो आखिरी मरहला होता है जब आपने नॉक डाउन करना होता है और इनको जो है इस्तीफ़ा देने के लिए हमने टाइम फ्रेम दिया और उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ये नहीं है कि हम घर बैठ गए हैं। हमने अपनी पॉलिसी तरतीब दी है। हमारी मुख्तलिफ रैलीज जो हैं वो 16 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के होंगी और उसके बाद जो है वो 31 मार्च तक जो इनको डेडलाइन मिली है उस पर हो जाएगी। लेकिन मैं इनकी बात पे एतबार कैसे करूं, इनको तो चंद 100 लोग चाहिए थे इस्तीफ़ा देने के लिए और शर्म आने के लिए। अब वो चंद 100 लोग जो हैं वो उसके ऊपर भी इनको शर्म नहीं आ रही, लाखों लोग जो है वो बाहर निकल के कह रहे हैं। तो मैं इसमें क्या करूँ, एक इजराइल के बात से हवाले से मुझे ज़रूर बात करनी है। मरियम नवाज़ ने ट्वीट की और वो डिलीट कर दी। उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि वो उस फैक्ट्स के हवाले से क्लियर नहीं होंगी। लेकिन इनके बारे में अगर आपको याद हो, पिछले साल एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है उसने ये ट्वीट किया था और उसने बताया था कि तलैब के अंदर जो है वो जाकर एक हमारा प्लेन जो है वो कुछ घंटे खड़ा रहा था। उसके बाद अब इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारे लिख रहे हैं, मुख्तलिफ जर्नल्स लिख रहे हैं कि इनकी टाइज चल रही है और इनकी तो मुख्तलिफ जगहों पर इनकी पार्लियामेंट इजराइल के साथ इनकी एक रुकन पार्लियामेंट उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई किया है। इसराइल को इसको भी प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तरदीद की। वो तो हर बात को डिनाई
नहीं बैरिस्टर साहब, वो हर चीज को डिनाई कर देते हैं। मैं क्या करूं, उनकी डिनाई करने की बात हो, वो तो बड़ा कन्वीनियंटली आटा चीनी चोरी को भी डिनाई कर लेते हैं, वो LNG को भी डिनाई कर लेते हैं, वो सीमेंट को भी डिनाई कर लेते हैं। और अब जो आपने अभी शुरू में कहा अंडों की और उसकी बात की, तो मेरा ख्याल है कि चेक करना चाहिए। अंडे जो हैं वो भी मुर्गियों ने पिछली हुकूमत के साथ मुआहदे किए होंगे, जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो आज 200 रुपये प्लस पे मिल गए हैं। अफसोस की बात है कि किसी बात के ऊपर इनको खुदा का खौफ नहीं है। और सबसे ज्यादा जिस बात पे मेरा दिल दुखा है, उस इंटरव्यू के अंदर जी कंप्लीट कर लें काइंडली क्विकली 5 सेकंड्स जी। 5 सेकंड्स में प्लीज कर लें, मैंने ब्रेक के अंदर वो ये था कि जब पारस ने पूछा कि जी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उन्होंने बड़े सफाकाना तरीके से कहा मैं क्या करूं। मुझे ये बताइए कि आप तो कुत्ते की मिसालें देते थे ना हमें, क्या कुत्तों से भी रह गए लोग पाकिस्तानी के, वो खुदकुशियां कर रहे हैं? चलिए इसका जवाब लेते हैं, इसकी वजाहत शहबाज गिल साहब से लेते हैं। ही हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जी उसके बाद शहबाज गिल साहब से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों को मरियम नवाज का खौफ है हुकूमत को, और दूसरी बात ये जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब से खुदकुशियों के हवाले से, तो उसके ऊपर उनका जो रिस्पांस था उसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो उसको अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें प्लीज़। देखिए, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के करीब गरीब आदमी कितना है या आम लोग कितने हैं या उनकी पॉलिसीज़ आम लोगों के लिए कितनी बनती हैं, वो सबको पता है, वो ढका चुका फैक्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उन्होंने जो एक आम आदमी, गरीब आदमी, एक ऐसा शख्स जिसके साथ रियासत शायद उस तरह से नहीं खड़ी हुई पाकिस्तान की पिछली 70 साल की तारीख में, उनमें अगर कोई बड़े नाम हैं उन गरीब आदमियों को उनके लिए काम करने में, तो उनमें बड़े नाम अब्दुल सत्तार ईदी और इमरान खान साहब के, वो बड़े नाम है पाकिस्तान में जिन्होंने गरीब के लिए कुछ किया। तो इस पे तो कोई जस्टिफिकेशन या कोई स्टेटमेंट अगर कोई ट्विस्ट कर रहा है तो कोई क्वेश्चन नहीं और कोई शक नहीं है। अब अगली बात कही गई कि मरियम सफदर साहबा जो हैं वो लोगों के असाब पे शिकार हैं। देखिए, अब वो किसी को नहीं पता वो जर्नलिस्ट कौन है जिसने इजराइल वाली वो स्टेटमेंट दी, या वो जर्नलिस्ट है या कौन है, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी ज़िम्मेदार स्टेट के बारे में, किसी ज़िम्मेदार शख्स के बारे में दी जाती है, तो उसका जवाब देते हैं। हालांकि कई दफ़ा लोग इररेलेवेंट होते हैं, लेकिन आप फिर भी उनका जवाब देते हैं क्योंकि आप रेलेवेंट होते हैं। आप इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। आप इसलिए जवाब देते हैं कि आपका कोई वजन है। इसी तरह से जब मरियम सफदर साहब बोलती हैं तो इट डजंट मीन शी इज रेलेवेंट, इट डजंट मीन शी इज इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन शी कैरी एनी वेट पॉलिटिकली, बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इम्पॉर्टेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इम्पॉर्टेंट, और उनके प्राइम मिनिस्टर इज इम्पॉर्टेंट। या किसी हुकूमती इदारे के ऊपर वो चीनी चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं जो कि 70% चीनी चोर अपने दाएं बाएं बिठाए होते हैं, तो जवाब देना पड़ता है। जैसा मैंने पहले कहा कि डजंट मीन के मरियम सफदर इज इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट, जिस शख्स के बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जवाब दिया जा रहा है। जैसे इस जर्नलिस्ट का हमें नहीं पता है जर्नलिस्ट है भी कि नहीं, इसका हमने जवाब दिया। अगली बात इन्होंने अभी अंडों की कही, तो ये तो हमजा साहब से पूछना पड़ेगा। हमजा साहब की मुर्गियां हैं ज्यादा पाकिस्तान में, तो ये हमजा साहब की मुर्गियों को ठंड ज्यादा लगी है या उनको पिछले महीनों में घाटा ज्यादा पड़ा है? क्या हुआ है कि हमजा साहब की मुर्गियों ने अंडे जो हैं वो 220 रुपए दर्ज, जी वो 220 सलमान शहबाज, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बेटे, उनको पूछना पड़ना है कि उनकी मुर्गियों को क्या हुआ है। उनकी मुर्गियां नागे पे चली गई। लेकिन सर रेगुलेट तो आप लोगों ने करना है। अगर कोई मार्केट को मैनिपुलेट करके भी कीमत ऊपर लेकर जा रहा है, चाहे वो हमजा शहबाज है या सलमान शहबाज है, रेगुलेशन इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट और आपकी हुकूमत है। ये जी 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 यही मैं बैरिस्टर साहब बात समझाने लगा हूं कि हमारे यहाँ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा गया बहुत देर। ये डिमांड एंड सप्लाई होती है। अगर आज मार्केट में अंडे ज्यादा होंगे तो लोग मिन्नतें करके उनको बेच रहे होंगे और कोई खरीदने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर अंडे कम होंगे और डिमांड ज्यादा होगी
तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। पूरी दुनिया में मैकेनिज्म है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी आप सप्लाई ज्यादा क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अब अगर आप सप्लाई ज्यादा कर दे, मीन प्राइवेट लोग फार्म तो बनाएंगे ना अंडों का, तो गर्मियों में शायद आपके भी कुछ दोस्त हो, मेरे तो बहुत सारे जिनको बहुत घाटा पड़ा पोल्ट्री में, स्पेशली जब अभी ये कोविड का मौसम था, कोविड आया था तो शादियां वादियां रुक गई, तो पोल्ट्री के बिजनेसेस के बहुत सारे लोग बेचारे सड़क पे आ गए। जो करोड़ोंपति थे वो जीरो हो गए क्योंकि उनके जो भरे हुए शेड थे उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। तो उस टाइम तो हम में से कोई नहीं गया ना उनको पैसे देने के लिए। वो जो सड़क पे आ गया बेचारा, जिसकी मालियत चंद लाख रुपए होगी, मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूं जो फार्मिंग करता, बड़ी पार्टीज की बात नहीं करता। तो क्या उनको नुकसान रिकवर करने का मौका दिया जा रहा है? जब आलू 5 रुपए किलो बिकता है, मेरी बात सुनिएगा, जब आलू 5, 10, 15 रुपए किलो बिकता है तो उस टाइम तो कोई किसान के घर नहीं जाता कि आप पैसे ले लें। जब वही किसान 80 रुपए आलू बेचता है तो सारे कहते हैं बहुत। तो ये डिमांड एंड सप्लाई होती है, इसको आप ऐसे रेगुलेट नहीं कर सकते कि किसी की गन जाके कानपट्टी पे गन रख दें कि अब अंडे कम हैं, डिमांड ज्यादा है तो आप इसे 200 रुपए क्यों बेच रहे हैं। तो नहीं, तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? कर क्या सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले? हुकूमत का काम ये होता है, हुकूमत का काम ये होता है बैरिस्टर साहब कि ये देखे कि कहीं पे आर्टिफिशियल मैनूवरिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे स्टॉक्स रख के चीजों के, जैसे अंडों के मामले में आप मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं। तो सर वो तो आटे में भी हुई, स्टॉक नहीं रखा चीनी में भी हुई, पैरिशेबल, ये एक पैरिशेबल, मैं पहले अंडों पे बात कर लूं, ये एक पैरिशेबल कमोडिटी है। हालांकि सबसे ज्यादा शरीफ बेचते हैं अंडे लाहौर में, मैंने आपको पहले भी कहा। तो बड़ा आसान है मेरे लिए इन पे इल्जाम डाल देना कि इन्होंने किया, जैसा मैंने शुरू में बात की। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको बता रहा हूं कि ये एक पैरिशेबल आइटम है। कोई 2 दिन 4 दिन स्टोर कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, उसके बाद उसे मार्केट में लाने पड़ने हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई, आप अगर किसी एक खास टाइम के ऊपर मोटरवे पे इंटर होना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट वेट करना पड़ता है। डिमांड एंड सप्लाई मैं बताना चाह रहा हूं। सही है। जो अच्छा, अब 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा इनसे पूछता हूं। आपने कहा ना कि शरीफों के पास, शरीफों के पास अंडों का कारोबार है, समझना पड़ता है। जी ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, ये हमजा शहबाज साहब, मेरे ख्याल में इस टाइम डिमांड ज्यादा है। मेरे ख्याल में इस टाइम एग्स की, अंडों की डिमांड उस्मा बुखारी साहिबा, ये हमजा शहबाज साहब जेल में बैठकर और सलमान शहबाज साहब लंदन में बैठ के अंडे जो है वो टका टोकरी हुए पड़े हों। वैसे मुझे ये एक बात समझ नहीं आती उस्मा बुखारी साहिबा कि मियां शहबाज शरीफ साहब 4 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और फिर उनके बच्चे जब कारोबार करते हैं तो ऑफ कोर्स एक एडवांटेज तो है ना कि बाप वजीर आला है और फिर वो कारोबार करते हैं। तो क्या ये सही है, जायज़ है, दुरुस्त है कि अपने जो भी इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करते हुए मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए? कारोबार तो करते हैं सलमान शहबाज साहब, कारोबार तो है उनका। देखिए, अब हो गया ना, शहबाज गिल साहब ने भी बड़ी मार्केट सप्लाई समझाई है हमें, और आपने भी एक सवाल कर दिया। पहले तो मैं माजरत के साथ कहूँगी कि शहबाज गिल साहब ने हस्बे आदत हस्बे रवायत गलत बयानी और झूठ से काम लिया है। हमजा शहबाज शरीफ का 0.something% जो है वो कारोबार था। मुझे ये बताइए कि जब उसके वालिद साहब की, शहबाज शरीफ की जब दौरे हुकूमत थी ना, तब जो अंडे हैं वो 90 रुपए के दर्जन बिकते थे। अब जब वो जेल में है दोनों बाप बेटा, अब दर्जन जो है वो अंडे जो है वो 222 रुपए 220 रुपए भी बिकते हैं। ये किसको पागल बना रहे हैं? अच्छा छोड़िए, ये तो कर दिया ना हमजा शहबाज ने बकौल इनके। अदरक जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के खजाना लूटने की वजह से। शहबाज गिल साहब, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना, जो आप कहना चाह रहे थे आपने कहा, अब मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। और अदरक जो है, मुझे ये बताइए, जो 1100 रुपए किलो बिक्री है वो उसमें वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ के खजाना लूट के जाने की वजह से होगी? ओ भाई, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या बातें करते हैं? आपकी इन बातों के ऊपर अब तो मतलब रोना भी नहीं आता कि आपने छोड़ा कहाँ है गरीब को। मुझे ये बताइए कि जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, ये सारे गरीब लोग हैं ना, और गरीबों की पॉलिसियां बना रहे हैं। आपने गरीब को सांस कहाँ लेने दिया? आप आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए से लेकर आप 70 रुपए ले गए आटे की। आपने बहुत गरीब के लिए पॉलिसी बनाई। चीनी जो है वो आप 100 रुपए प्लस ले गए, बड़ी गरीब के लिए पॉलिसी बनाई। कोई सब्जी जो है वो 100 रुपए से कम नहीं मिलती, बड़ी गरीब के लिए सब आपने पॉलिसी बनाई। बिजली और गैस की कीमतें
आप जहां ले गए वो जो चोरों डाकुओं की हुकूमत में थी उससे आज आप नेक और ईमानदार और ताबेदारों की हुकूमत में आप जहां ले गए हैं, मुझे ये बताइए कि आप किसको पागल बनाना चाहते हैं? ये पाकिस्तानी जो है ना, ये भुगत रहे हैं आपको 2.5 साल से, और 2.5 साल में आपने जो वादे किए थे, कोई एक वादा, मैं तो अभी पूछ नहीं रही, मैं तो अभी वो घरों का भी नहीं पूछ रही, मैं नौकरियों का भी नहीं पूछ रही, मैं ये भी अभी इसका जिक्र नहीं करी कि 1 करोड़ 20 लाख जो लोग हैं वो आपके दौरे हुकूमत में बेरोजगार हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 80% बैरूनी सरमायाकारी जो है वो कम हुई है, लेकिन यहां आकर मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, मुल्क बहुत आगे जा रहा है। आप आम आदमी से पूछे तो सही, आप सिलेक्टेड हैं, आखिरी 1 मिनट है जी, मुझे शहबाज गिल साहब को मौका देने दें, वो जवाब दे दें क्विकली। ठीक है, आपने कहा है कि गरीब दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन हुकूमत है, गिल साहब कैसे डिफेंड करेंगे 1 मिनट में? 1 मिनट आपके पास। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो गंदम के बारे में बिल्कुल आटे की कीमत ज़्यादा हुई क्योंकि 2 साल पिछले एंड उस टाइम बारिश हुई और हमारी गंदम की फसल कम हुई। जैसा पहले मैंने कहा, डिमांड एंड सप्लाई, अनफॉर्चुनेट बात है कि सप्लाई उसकी कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, उसकी कीमत ऊपर गई, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। उसके साथ साथ इन्होंने बिजनेस की बात की तो इनको 25 अरब रुपए की एक्सपोर्ट मिली थी और इन्होंने पूरी कोशिश करके उस 25 अरब रुपए की एक्सपोर्ट को 20 अरब रुपए नीचे लेके गए। ये 5 अरब रुपए की इन्होंने सिर्फ अपने सालों के अंदर एक्सपोर्ट कम की। उसके बाद 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, 37 अरब का तजारती खसारा छोड़ के गए। आज आपका 25% सीमेंट ऊपर जा रहा है, परसेंट आज आपकी खाद 18% ऊपर बिक रही है, आज आपकी गाड़ियां 10% ऊपर बिक रही हैं, केमिकल 6% ऊपर बिक रहा है, आज आपका पेपर 9% उसमें बढ़ोतरी हुई है, आज टेक्सटाइल ओवरऑल 3 से 4% उसके अंदर बढ़ोतरी आई है क्योंकि वो लार्ज सेक्टर है इसलिए परसेंटेज कम है। तकरीबन कम से कम इस टाइम 2.5 से 3 लाख लेबर की शॉर्टेज है फैसलाबाद और सियालकोट में, और इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बोल रहा है, कल की भी हेडलाइन थी समा की, आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के पिछले 50 साल में शायद हमने एक्सपोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स नहीं किए। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पाकिस्तानी ताजरों ने 427 अरब रुपए तक की एक्सपोर्ट नहीं की 1 महीने में अमेरिका की मंडी में। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, महंगाई पे भी काबू पा रहे हैं, लेकिन इन चोरों ने जब लूटा पाकिस्तान को तो इन्फ्लेशन तो होनी थी, रुपए की वैल्यू नीचे जानी थी। ठीक है, उस्मा बुखारी साहब 30 सेकंड्स, उस्मा बुखारी साहब सर आगे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बड़ा तफसील में आ गया। तो रीजन ये थे, और ये जो हाजी अब आके बैठे हैं क्लियर भी कर रहे हैं, जो आटा और चीनी खा गए, मजे की बात है, जिन्होंने कर्जे ले लेके इस मुल्क को कंगाल कर दिया। अब मेरी बारी है, बैरिस्टर साहब इनको खामोश कराइए प्लीज, स्टेबल एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे। उसके बाद इन्होंने गैस की बात की थी, गिल साहब आ गया ना आपका पॉइंट की बात की थी, आ गया आपका पॉइंट, इजाजत दीजिएगा जरा। गैस के महंगे तरीन ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे फिर नहीं बोल पाएंगे। दिस इज माय टर्न, ही हैज, एक सेकंड उस्मा साहबा, उन्होंने मुझे सवाल किया है, मुझे जवाब देना है। एक सेकंड सिर्फ, मुझे सवाल किया ना उन्होंने, ये गलत बात है ना, आप अपने टाइम पे बोल लिए, मुझसे सवाल किया, मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे। आखिरी बात सिर्फ मैं कह रहा हूं उस्मा साहब, आखिरी बात, आप ये देखिए कि पिछले दिनों आपने देखा जिस तरीके से नदीम बाबर ने नॉकआउट किया शाहिद खाकान अब्बासी को उनकी करप्शन पे कि 226 अरब किधर गए, और उसके अलावा जो महंगी गैस वो खरीद के इस मुल्क के खाते में डाल के गए, ये तमाम चीजें अवाम के सामने। ठीक है उस्मा साहब 30 सेकंड्स प्लीज, 30 सेकंड्स पे कर। देखिए, ये नया पाकिस्तान जो है ना, ये या तो हूरों वाले टीके लगने के बाद समझ में आता है, या ये इंसान जो मर जाता है उसको समझ में आता है क्योंकि सुकून कब्र में है। इनका मुझे ये बताइए, बच्चों को सीमेंट खिलाएं, अपने जो बिजली और गैस की जो हमारी गैस और नहीं आ रही सिर्फ आपकी इसलिए नाहली की वजह से कि आपने फर्नेस ऑयल जो है आपके बैठे हुए, आपने रिपोर्ट पढ़ी है जो पेट्रोल बहरान के ऊपर आई नदीम बाबर ने, जहां पर आपने भरे, उसके बाद जो है वो हमें LNG नहीं मिल रही, हमें गैस नहीं मिल रही। अब मेरा ख्याल है कि उसके अंदर पेपर जलाएं जो बहुत तरक्की कर रहा है। गाड़ियों की आप बातें करते हैं भाई, या लोगों को रोटी नहीं मिल रही, मैं वो बोल रही हूं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है, ये इलीट क्लास के लोग हैं, कट कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है सोशल मीडिया की, इनका आम आदमी से ठीक हो गया जी, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहब, शहबाज गिल। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात होगी क्रिकेट के हवाले से, और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से नहीं, कुछ और मौज़ूआत पे भी बात करेंगे, कुछ लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी करेंगे, दिल की बात भी करेंगे सुपरस्टार और लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ आफ्टर द ब्रेक।
ये आप देख रहे थे शोएब अख्तर द रावलपिंडी एक्सप्रेस। और मैं तो जब भी ये देखता हूँ ना तो एज अ पाकिस्तानी आई फील वेरी वेरी प्राउड कि पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसने दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस किया और रिकॉर्ड अभी तक टूट नहीं सका। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पहचाना जाता है। द लेजेंडरी, द वन एंड ओनली, द सुपरस्टार शोएब अख्तर साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा शोएब भाई, ये तो आपकी कुछ हम दिखा रहे थे जो आपने यॉर्कर्स मार के विकेट्स लिए हैं। और मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा भी मुझे ये विकेट्स वाला अलहदा से चाहिए और वो जो सेके थे ना वो मुझे अलहदा से चाहिए। तो मैं ज़रा सेके भी अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ जो आपने लारा, ब्रायन लारा, सौरव गांगुली और वो जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे गैरी, ये दिखाइएगा जी। लारा बहुत बड़ा लेजेंड है जी। आपने उसके सर पे मारा, बॉल नीचे गिर गया ब्रायन लारा। उसके बाद गैरी कर्स्टन जो था, वो जो आपने बॉल फेंका वो उसकी हेलमेट की ग्रिल के अंदर से होता हुआ उसके चेहरे पर लगा और उसका खून निकला है जो हम दिखा नहीं सकते। पेमरा मेरा शो बैन करेगा, मैं दिखा नहीं सकता ब्लड। ठीक है। अच्छा, और आखिरी चीज जो सवाल है आपसे, ये सौरव गंगुली जो थे जिनकी आपने पसलियां तोड़ी थी, अच्छा, यहाँ पे गेंद लगा उनके, वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। तो जिसने पसली तोड़ी है पाकिस्तान में उसको चेयरमैन क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बना अभी तक चेयरमैन? आई डोंट नो व्हाट कैन आई से, बट ये कि दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। सौरव गंगुली एज ए क्रिकेटर बीसीसीआई बन गए, ग्राहम स्मिथ वहाँ बन गए, स्ट्राउस इंग्लैंड के बन गए, अब फिर बहुत सारे न्यूजीलैंड में लोग हैं, कलम आ गए हैं बीच में न्यूजीलैंड में। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि आप क्रिकेटर्स को लाया जाए, उनसे इस्तेफादा हासिल किया जाए। नॉट दैट आई एम वरीड अबाउट गेटिंग द जॉब, इट इज़ जस्ट आई वांटेड टू गेट अ रेवेन्यू स्ट्रीम अप एंड गोइंग। यार मुझे लगता है कि शायद वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को वो एटीट्यूड का इंजेक्शन चाहिए, वो दोबारा हमें फील चाहिए, दोबारा 90s की चाहिए हमें, वो हमारे वही चिंगाड़ना, वही शेरों की तरह भागना, वो अगेन हमें वो फील चाहिए। वो फील मिल नहीं रही। क्यों एब्सेंट है? आई थिंक थोड़ा सा हमें गुलामाना तबीयत के क्रिकेटर चाहिए हमें इस वक्त, और वो जो बिल्कुल दबे से हों, बात मानते हों, शरीफ टाइप हों, बहुत ही अच्छे 5 वक्त के नमाजी हों, बिल्कुल पढ़ें, नमाज पढ़ें, बिल्कुल सारा कुछ करें। लेकिन जब खेल का मामला आता है तब आप अब खेलें वैसे जैसे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। सो मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड की कमी है इन प्लेयर्स में, वो अग्रेशन नहीं है इनमें, और वो अग्रेशन लाना पड़ेगा वापस। वो तभी आएगा जब बोर्ड अग्रेसिव होगा। ये हमारे जो फास्ट बॉलर है अभी मोहम्मद आमिर, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं मेंटल टॉर्चर नहीं ले सकता, मेंटल स्ट्रेस नहीं ले सकता। आपका मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें आपने कहा कि इसको मेरे अंडर दें, 2 महीने में इसकी परफॉर्मेंस देखें फील्ड पे। तो आमिर की बैटरी रिचार्ज आप कैसे करेंगे अगर आपको उसके अंडर कर? देखिए, पहले उसके मॉरल्स ठीक कराऊंगा, उसके एटीट्यूड ठीक कराऊंगा, उसको इंजेक्शन लगाऊंगा एटीट्यूड का कि पाकिस्तान व्हाट इज मीन्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से आप खेलना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिन वापस नहीं आने। सही, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। ये थोड़े से दिन होते हैं पाकिस्तान के लिए जिसमें आपने सर्व करना होता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब वो 2010 में आया तो उसमें ये बात पक्की तय हो चुकी थी कि वो मुझसे बेहतर बॉलर था और मैं रिटायरमेंट की तरफ चल पड़ा था। और मैं 2005 में रिटायरमेंट दे चुका था अपने दिलो दिमाग से कि मैं नहीं खेल सकता। जब आमिर आया, आसिफ आया, तो आई थॉट कि यार माय टाइम इज ओवर, नाउ लेट देम हैव द गुड रन। वो मैच फिक्सिंग में फंस गया बेवकूफ़, फिर वो आसिफ फंस गया, इतना बड़ा बॉलर था, वो फंस गया। जब ये फंसे तो मुझे फिर लगा यार कि मुझे 1 आधा साल और देना चाहिए टूटी हुई टांग से। सो वो जब मैच फिक्सिंग के बाद जब पीसीबी ने जोर लगाया आमिर के लिए, उससे इन्वेस्टमेंट की पीसीबी ने, तजिम सेठी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, शाहिद अफरीदी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, एज अ कंट्री, एज अ पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इन्वेस्ट किया आमिर पे कि जब ये वापस आएगा तो हमें ही करके देगा। तो इसने बिट्स एंड पीसीज में इंस्टॉलमेंट दी, पूरा पे बैक नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन गुस्सा जो बोर्ड ने निकाला इस पे वो इसलिए था कि जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी इसने, तो वहाँ पे जब गुस्सा निकला उसका क्रिकेट बोर्ड का कि यार हम चाहते थे आप टेस्ट मैचेस खेले, वहाँ से रिटायरमेंट दे दी जब वी नीडेड द मोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अगेन देखें, गलती अल्टीमेटली हम भी फेस करके आए हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल है मेरा, आप नाराज हो, शायद अफरीदी नाराज हो, मोहम्मद आमिर नाराज हो, लेकिन एक कॉमन फैक्टर बीच में जो मुझे नजर आता है नाराजगी का, वो वकार यूनुस साहब के साथ होता है। क्या वजह है? शिकायत हैं उनके साथ बहुत सारी, ये बात सच है। उनका 4th टर्म टेन्योर है मेरे ख्याल में उनका एज अ कोच। अब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को उनके साथ शिकायत रही हैं, ठीक है। और मैं भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की
जो सरपरस्ती आपको सौंपी जाए, आप दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं, अभी तक आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा, रिटायर हुए आपको कितने साल हो गए जी? 9 साल तकरीबन। हाँ जी, 9 साल। 9 साल हो गए, आपका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूट सका पूरी दुनिया में। एंड यू अंडरस्टैंड क्रिकेट वेल, यू स्पीक वेल, तो एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको? देखिए मेरा परसेप्शन कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको ऑफर दें, देखिए मेरा परसेप्शन कुछ ऐसा बना दिया, मेरे पूरे करियर में 1-2 दफा लड़ाई हुई टोटल। मेरा परसेप्शन ये बना है कि मैं बहुत झगड़ालू हूँ, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ। हालांकि यू नो मी, वी सेट इन कपल ऑफ सिटिंग्स। तो वो तो आपने मोहम्मद आसिफ को बैट मारा था ना? तो एक दफा 14 साल में यार, यहाँ तो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में दिन में 2 दफा लड़ाई होती थी, तब घर जाते थे। अच्छा, तो वो मैं क्या, मुझसे तो बैट मारा था आपने? सो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बॉलिंग के बाद ना, जब बॉलिंग हो, मैं बॉलिंग करके आता हूँ तो मुझे, या ट्रेनिंग करके आता हूँ, मुझे 20 मिनट लगते हैं सेटल डाउन होने में। सही। मेरा 195 प्लस हार्ट बीट। सही। अगर उस वक्त मुझे छेड़ा-छाड़ी करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगी उस वक्त। सही है। तो जिम में भी लोग मुझसे दूर ही रहते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। तो बॉलिंग के टाइम पे मुझे समझ बिल्कुल कख नहीं आता। वो एक गलती हुई, जेन्युइन गलती हुई, मैंने मानी, और आई पेड बैक हेवीली। ठीक। बट यू नो अल्टीमेटली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाना कैसे है। अगर कैसे जाएगी, कैसे जाएगी यार? अगर आप लाशें लेके आओगे ना क्रिकेट बोर्ड में, और आप माफ करना 80 साल के बाबे लेके आओगे, तो क्रिकेट बढ़ नहीं आगे। जब आप ये 500-600 बंदे के साथ आप चलते रहो क्रिकेट बोर्ड में, आपने मिसबाह हक को बनाया, गुड और बैड, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मिख निकाले या पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाओ, अब 3 साल दो उसको, अब दो उसको 3 साल। हर दिन नया चेयरमैन, हर दिन नया सीईओ, हर दिन चेयरमैन सेलेक्टर नया, हर दिन बंदा नया, हर दिन कप्तान नया। सेटल होने दोगे? किसी को नहीं दोगे। वो किसी को सेटल भी तो होने दो यार। और प्लस मुझे जो खतरा है एहतशाम, ये इस चीज का नहीं है जी, मुझे ये है कि जो लाइबिलिटीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चढ़ती जा रही हैं, जो एक्सेसिव नौकरियां दी हुई हैं, प्लस एट द सेम टाइम हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है। अच्छा, एक अफसोस की बात यह है कि अगर मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे होते एक ऐसे दौर में जबकि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसा होता जो क्रिकेट को नहीं समझता, जिसका स्पोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो और बात है। लेकिन इस वक्त द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इमरान खान, द कैप्टन हु वन वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इन 92। तो उसके बावजूद ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हल हो रहे आपके ख्याल? I don't know. This is a question you should ask him, not me. Why not? देखें, as long as मुझे देखें पाकिस्तान के लिए, देखें पाकिस्तान की वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए जो पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जिसमें स्टार्स ही नहीं है, आप किस लड़के को फॉलो करेंगे? अगर आप अननोन एक पीसीबी चेयरमैन लगा देंगे, आप इंपोर्ट करके सीईओ लगा दें, बट नॉट दैट आई एम अगेंस्ट हिम, आई थिंक इज अ वेरी गुड गाय, वसीम खान इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। बट अगेन अगर आप इस तरह चलते जाओगे, नहीं तो वो तो हमारी गवर्नमेंट में भी बहुत है ना। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे पीएम्स हमारे जो हैं वो बाहर से आए हैं। तो आई थिंक खान साहब हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और वहां पे वसीम खान इज गुड, वसीम इज डूइंग ग्रेट जॉब। वो कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का एतराज, उसके हाथ बंधे में, लोगों का एतराज जनरली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी ये है कि उन लोगों को सामने लेकर आए जो कि यहाँ के हैं, ग्रास रूट लेवल पे जिन्होंने काम किया है। तो ये एक क्रिटिसिज्म खान साहब के ऊपर है यहाँ पर भी। देखो, मैं आपको बार बार ये इशारा जो कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट विल स्ट्रगल इन 2-3 years टाइम। जिस तरह स्पेंडिंग हो रही है हमारी, हमने रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर काम ना किया तो आप कोई इंडिया वाले आपके मामे नहीं लगते कि जो आपको पैसा पकड़ाएंगे। वो जितना इंजेक्ट पैसा हो रहा है, 95% पैसा या 90% पैसा इंडिया से आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। वर्ल्ड क्रिकेट से आईसीसी में ट्रिकल डाउन होकर पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सेल्फ सफिशिएंट आपको होना पड़ेगा। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। पीएसएल की 6 टीमें 10 टीमें करनी पड़नी है आपको रेवेन्यू स्ट्रीम जब बिल्ड करने पड़ने हैं, आपको होटल इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी में घुसना पड़ेगा, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। जैसे साउथ अफ्रीका 30 साल रही है ना। अच्छा, एक चीज, ये जो इंडियन क्रिकेट है वो कहते हैं द बिग 4, उसमें हिंदुस्तान भी आता है, और फिर जिस तरह से पैसा उनका नहीं था जी, मैनिपुलेट उन्होंने जिस तरह से किया, उसके बाद से पाकिस्तान को जिस तो तरह से हर जगह आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने क्रिकेट में भी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, आप भी कर लें। फर्क क्या लगता है आपको, द वे दे गवर्न देयर क्रिकेट बोर्ड एंड द वे वी आर गवर्निंग आवर क्रिकेट बोर्ड, क्या फर्क है? देखिए, 90s में हमारी टीम ऐसी थी जैसे इंडिया हाथ जोड़ता था हमारे सामने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई शक नहीं। देखते थे हमें, खुदा का वास्ते किसी किस्म के 20 आ गए हैं ग्राउंड में। हमारे स्टार भी 6 फुट 4 इंच के स्टार तो थे। वसीम अकरम, समझे ना, वक़ा यूनुस, इंज़माम उल हक, शाहिद अफरीदी, सकलैन, एंड भी सारे, अजहर, रज़ाक,
सलीम अलाई, ये एजाज भाई, ये सारे सलीम मलिक, ये सारे अनऑर्थोडॉक्स, ये बड़े ब्रिलियंट कैरेक्टर्स थे। तो इंडियन सोचा करते थे यार ये क्या किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं। उस वक्त पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था पूरी दुनिया को। सही है। शारजा में देखें सारे बिलबोर्ड पाकिस्तान के लगे होते, तब कौन सी बड़ी इकॉनमी थी हमारी। सही। आज इंडिया रूल कर रहा है, आज इंडिया सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर चला गया, पैसा उनके पास आ गया, लेकिन उन्होंने ये चीज अच्छी इन्वेस्ट कर ली, उन्होंने राहुल द्रविड़ को बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जवाब दे, मैं आपको समझा रहा हूं कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर-19 दे दी। नहीं आप नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं that somebody like you deserves। और छोड़े जी डिजर्व, भाईजान क्रिकेट को हमने ऊपर उठाना ना, ऊपर लेकर जाना है ना। और ये जो स्टार वाली चीज है ना, वह मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जब खेलते थे, या वसीम अकरम साहब जब खेलते थे, वकार यूनुस, इमरान खान साहब जब खेलते थे, भाई पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में आप लोगों के नामों की वजह से पहचाना जाता था। लेकिन आजकल हमें वो करिश्मा और वो पर्सनालिटी और वो स्टारडम नजर नहीं आता। वो इसलिए कि एक तो लॉज आईसीसी के इतने सख्त कर दिए हैं, भाई आपने आंख नहीं मार सकते, बॉल तो दूर की चीज है, आप बॉल तो छोड़े आंख भी नहीं मार सकते। सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा अब पर्सनालिटीज का भी फर्क है। नहीं पर्सनालिटीज का फर्क है। देखिए लॉज इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं क्रिकेट में, 3 दायरे ले आए हैं, 2 नए बॉल ले आए हैं, फिर बल्ले इतने मोटे मोटे ले आए हैं, आपको मार खाने के लिए भेजा जाता है। ये जो लैक ऑफ स्टारडम है, ये जो लैक ऑफ स्टारडम है अंदर, जो इस वजह से जो क्रिकेट बोर्ड ने एक जो लाइन टो की है 2000 के बाद, कि हमें एक वो लड़के चाहिए जो यस सर हों, जो यस सर बहुत ज्यादा करें। वो यस सर करो, तो लड़के करते हैं अब यस सर, बिल्कुल करते हैं। और अगर नहीं करते तो क्या होता है? यही होता है जो हो रहा है, रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। यही होता है। यार देखो मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे स्टार्स होना चाहिए, स्टार्स चाहिए, स्टार्स अपने नखरे भी दिखाएगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी देगा। शोएब भाई टू बी ऑनेस्ट, स्टार्स की जब आप बात करते हैं ना, मुझे तो अभी कोई आने वाले वक्तों में ऐसा कोई स्टार नजर नहीं आता जिस तरह के आप लोगों के नाम थे। अल्लाह करे कि आए, एक उम्मीद है मुझे आरेज से, अल्लाह करे कि वो आए आरेज। देखें होपफुली। आरेज को जानते हैं? नो, हु इज ही? 6 साल का बेटा मेरा। अच्छा आई डोंट नो। 6 साल का बेटा मेरा। जब तक आप अगर आप उसे अपनी शागिर्दगी में लेंगे, मेरी ख्वाहिश है एक बाप की हैसियत से आप उसे अपनी शागिर्दी में लें। पूरे पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं यार, मैं जरूर हेल्प करूंगा। देखें जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं देंगे, आप स्टार नहीं बनने देंगे। एज अ बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, आप वो बंदा पिक करो जिसमें क्वालिटीज पूरी हों। अब वो बंदा ना पिक करो भाई बड़ा शरीफ आदमी, वो शरीफ तो है क्रिकेटर भी अच्छा है कि नहीं, क्वालिटीज वो देखो क्रिकेट वाली, ठीक है ना। अब वो बंदा वो पिक करते हैं। अच्छा अब थोड़ी सी लाइट हार्टेड गुफ्तगू करते हैं आपके बारे में क्रिकेट से हटके, और ये आरेज के वाले से तो मैंने लाइव ऑन नेशनल टेलीविजन आपसे कमिटमेंट ले ली कि आप उसे शागिर्दी में लेंगे। देख आरेज तेरे लिए मैंने ये कर लिया है। अब चाहे ऊपर से मुझे सीईओ साहब का फोन आ जाए कि ऐ तू की अपने बच्चे ਨੂੰ प्रमोट कर रहे हैं लाइव ऑन नेशनल टेलीविजन, नौकरी दा रिस्क लेके मैं कमिटमेंट ले ली। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ। क्यों जी? माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कैसा रिलेशनशिप है वालदा के साथ? बहुत ही गहरा, बहुत ही मजबूत और ब्लेसिंग है मेरे लिए, माशाल्लाह। नेमत से कम नहीं है मेरी माँ मेरे लिए। और मुझे खुशी ये होती है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में उनको राज़ी करने की कोशिश करता रहता हूँ, बहन भाइयों को राज़ी करने की कोशिश करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार हक पूरे अदा करूँ। जितना मैं आपको जानता हूँ, आपके बहुत सारे मसाइल रहे हैं जब आप क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी पीक पे भी थे, फास्टेस्ट बॉल भी करा रहे थे। आपकी ये कोनी का मसला, आपके शोल्डर्स का मसला, आपके घुटने का मसला, आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, घुटनों में से पानी निकल रहा है, फिर आप खेलना चाह रहे हैं। ऐसा बंदा जो फिजिकली इतने प्रॉब्लम्स में मुब्तला था, वो फास्टेस्ट बॉल कराता है और वो लोगों के पसलियाँ भन देता है। तो वालदा की दुआओं के बगैर हो सकता था? नहीं, मैं कंप्लीटली मैं एक मौजूदाती आदमी हूँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। जितना अल्लाह ने मुझे नाम दिया, इज्जत दी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे माँ बाप की दुआओं के बगैर ये मुमकिन बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप बेटा होने का हक भी अदा करो। कैसे? वो कह दें, खिदमत ये नहीं है कि उनके पाँव दबाए जाएं, वो भी करें, मालशे करो। खिदमत ये है कि वो जो कह दे वो मान लो, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वो कह दे बैठ जाओ, चाहे कुछ गलत भी कह दे।
हज़रत अली सरकार का फरमान है, अपनी सोचों को अपने माँ बाप की सोचों से बेहतर मत समझो। तुम्हारे माँ बाप गलत भी सोचते हैं, वो तुझसे बेहतर सोचते हैं। ये मौला अली का फरमान है। सो मैं हमेशा अपनी अकल को उनकी अकल से कम ही समझता हूँ, और यही कामयाबी का राज है कि मैं उनके सामने आजिज़ बन जाता हूँ। ये मैं माँ बाप बहुत से लड़कों को मैं समझाता भी रहता हूँ, यार ये जो दौलतें हैं ये लूट लो घर की में बैठी हुई। कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने कोई ऐसी बात आपसे कही है, कोई ऐसी डिमांड की है जो आपकी नज़र में सही नहीं है, उसके बावजूद आप उसको मानते हैं? मैंने 1 लाख चीज़ें जो मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैंने मनोआम मैंने सही कहा कि जी ये मुझे मंजूर है। और मेरी वालदा, अभी अल्लाह उनको जिंदगी और अल्लाह आपको रिवॉर्ड करता है उसके लिए। देखें ना, जब माँ कहती है ना बिस्मिल्लाह करा, मेरा बेटा आया, वो माँ नहीं, उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा होता है। बाप नहीं बोल रहा होता बिस्मिल्लाह करा पुत्र आए, वो माँ नहीं बोल रही होती, वो उसके मुंह से रब बोल रहा होता है। ये अब तू समझ, ये तेरी समझों का काम है कि तुझे अगर ये चीज समझ आ गई तो तू इस दुनिया में भी कामयाब। उसमें ये बोर्ड क्या चीज है यार। रात को मैं और आप इकट्ठे थे। हाँ जी। और उस टाइम पे आंटी की कॉल आई। हाँ जी। और उन्होंने पूछा, वो आपका जो निकनेम मैं बोल दूं मैं लाइव? हाँ जी बोल। जो घर में वो आपको कहते हैं। हाँ जी बोल दे। फेबे फेबो कितने हैं? अभी भी आपकी फिक्र करती हैं? एंड माशाल्लाह हाँ जी 12 बजे फोन आ जाता है जी। शी इज 73 जी। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए जी। लेकिन ये है कि मेरे लिए सब कुछ वो है, और होना भी सब कुछ वही चाहिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ बहन भाइयों का हक अदा करूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं यकीन जाने मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अच्छा हूँ नहीं बनने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अल्लाह की बारगाह में आप बहुत अच्छे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आदत नहीं है किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करने की। मैं जब आपको ज़ाती तौर पे नहीं जानता था, मुझे लगता था कि हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। लेकिन जब आपसे इंटरेक्शन हुआ, देयर आर द डायमेंशंस टू योर पर्सनालिटी। शोएब अख्तर द ह्यूमन बीइंग, शोएब अख्तर द इंटेलेक्चुअल, शोएब अख्तर द स्कॉलर। आखिरी 1 मिनट है शोएब भाई, any message that you'd like to give to youngsters who are listening to you right now? यार मेरा मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर है यार। रास्ता लंबा है मेहनत का, लेकिन रिवॉर्डिंग बड़ा है। असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। असल बंदा वो है जो अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों के, अपने हमसायों के, अपने हक और अल्लाह के हक सबसे पहले माफ़ करवा ले, अदा कर दे। चलो माफ़ नहीं करवा सकता, कोशिश करना सच बोलने की, कोशिश करना। एक दिन में कोई भी जुनैद बगदादी नहीं बन जाता, सही टाइम लगता है। सही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार देखो, पाकिस्तान से धोखा न करना, ये साले इस्लाम की ऊँटनी है। वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये सूफीज़म पे किस दिन आपसे डिस्कशन करनी है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।